तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सलजम वाला सौ है और षटकोण वाला सौ और सपेरा वाला सौ है, इसके उच्चारण के बारे में जानेंगे। आज हम इसका सही उच्चारण कैसे करें और इसमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है, तीनों सौ में क्या अंतर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोई नया होगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमको दिया है यहाँ पे तीनों सौ दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या अंतर है देखिए इसमें। पहला है हमारा जो ये है हमारा सल्लम वाला सौ, ठीक है। सल्लम वाले सौ में क्या है, इसे तालव्य सौ कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये तालों से, ये देखो ये तालों से बोला जाता है। हमारी जीभ जो होती है ऊपर जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो ताल होते हैं, तालों को टच करती है। ओके, तो इसे तालव्य सौ कहा जाता है, जो सल्लम वाला सौ होता है उसको। ओके, तो इसके साथ ही देखते हैं, देखिए उच्चारण में दे रखा है जो जीभ होती है वो तालु, यानी जो ये दांत है, दांत के ऊपर वाले हिस्से को टच करता है, ठीक है। जो जीभ होती है वो दांत के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, दांत के जो ऊपर जो ताल होते हैं, तालों को टच करती है, छूती है। तो इस कारण इसको तालव्य सौ कहा जाता है। यानी इसका उच्चारण जब आता है तो जो हमारी जीभ होती है वो दांतों के ऊपर जो ताल होते हैं उनको छूती है। ओके, इसमें लिखा भी है, देखिए जीभ तालु यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है दांतों का, दांतों के ऊपर का के पास जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो जीभ होती है वो दांतों के जो ताल होते हैं, तालों के हिस्से को छूती है, टच करती है जब हम इस सौ का उच्चारण करते हैं, यानी सलजम वाले सौ का उच्चारण करते हैं तब। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शलजम, देखो शलजम शकार, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो जीभ है वो ऊपर जा रही है, ये ऊपर ऊपर वाले दांत के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है। ओके, दांत के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है, ठीक है। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे शिक्षा, है ना, शिक्षा हो गया, शेर हो गया, शांति हो गया, शहर हो गया। तो ये सारे जो शब्द हैं वो किसके हैं, ये सलजम वाले सौ का उच्चारण है। शेर, है ना, तो ये इसमें क्या करती है, जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर वाले तालों में, यानी जो दांत, आगे वाले दांत होते हैं उसके जो ताल होता है, तालों को टच करती है। ओके, यानी तालों तक जाती है, ऊपर तालों तक का जाती है। ओके, तो इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है, इसमें यंत्र होता है। और नेक्स्ट इसके बाद साथ ही दूसरा हम बात करते हैं, जी हाँ, षटकोण वाला सौ। ओके, षटकोण वाले सौ को हम मूर्धन्य सौ कहते हैं। ओके, षटकोण वाले सौ को हम मूर्धन्य सौ कहते हैं। ओके, अब मूर्धन्य सौ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मूर्ति है, ये मतलब जब हम इस सौ का उच्चारण करते हैं, षटकोण वाले सौ का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीभ होती है मुड़कर ऊपर मूर्धा में, जो हमारे ऊपर गले से जो मतलब दांत से पीछे जो होता है, गले के पास कह सकते हैं, गले से ऊपर को वहां पे मुड़ के टच करती है, मूर्धा में टच करती है, यानी छूती है, मुड़कर मूर्धा में के पास जाती है, मुड़कर मूर्धा के पास जाती है, मूर्धा को टच करती है। तो इस कारण इसको मूर्धन्य सौ कहा जाता है। ओके, इसको मूर्धन्य सौ कहा जाता है। देखिए इस सौ के उच्चारण में, यानी षटकोण वाले सौ के उच्चारण में जो जीभ होती है ये मुड़ती है, मुड़कर ऊपर वाले जो ताल होता है, हाँ जो ताल है ना, ताल के पीछे वाले हिस्से को, ताल के पीछे वाले हिस्से को टच करती है, उसको मूर्धा कहते हैं। जो ताल होता है, ताल के पीछे वाले हिस्से को टच करती है, वहां तक का जाती है, तो उसको मूर्धा कहते हैं। इस कारण इसको मूर्धन्य सौ कहा जाता है। देखो जो जीभ होती है, जीभ की जो नोक होती है, जीभ की नोक, ये जो नोक है ये पीछे मुड़कर मूर्धा के पास तक का जाती है। ओके, तो कहने का मतलब है, तो जो जीभ होती है, जीभ मुड़कर जो तालू है, तालू से पीछे वाला हिस्से को कहते हैं मूर्धा, जो ऊपर का हिस्सा होता है, तालू के पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, तालू के पीछे वाला, उसको मूर्धा कहा जाता है। और ये जो जीभ की नोक होती है वो उस मूर्धा को टच करती है, इस कारण इसको मूर्धन्य सौ कहा जाता है। इसके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर मूर्धा को टच करती है। ओके, जैसे इसका उच्चारण करेंगे तो षटकोण, ठीक है। षटकोण में क्या हो रहा है, हमारी जो जीभ हो रही है ऊपर मूर्धा को टच कर रही है घूमकर, यानी हमारी जो जीभ हो रही है मुड़ जा रही है, जीभ की नोक मुड़कर मूर्धा को टच कर रही है। तो ये क्या होगी, हो गया हमारा षटकोण वाले सौ का उच्चारण हो गया। जैसे षटकोण, भाषा, तो हमारा टच कर रहा है ना ऊपर, आप उच्चारण कीजिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, पुरुष, विष, है ना, षटकोण, षटकोण बोलो, षटकोण। तो क्या कर रहा है, हमारी जो जीभ की नोक है ऊपर जो मूर्धा हो रही है उसको छू रही है, उसके पास तक का जा रही है, मूर्धा के पास तक का जा रही है, उसको टच कर रही है, छू रही है। तो इसके उच्चारण में जो हमारी जो जीभ की नोक होती है वो मूर्धा तक जाती है और उसको टच करती है, इसके उच्चारण में, किसके, षटकोण वाले सौ के उच्चारण में। ओके, तो इसके साथ ही नेक्स्ट बात करते हैं, जी हाँ, दंत सौ। ओके, यानी सपेरे वाले सौ। तो सपेरे वाले सौ को दंत सौ कहा जाता है। ओके, सपेरे वाले सौ को दंत सौ कहा जाता है। तो अब देखते हैं क्यों कहा जाता है इसको दंत सौ। इसके लिए दंत सौ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इस सपेरे वाले सौ का उच्चारण करते हैं, जब हम सपेरे वाले सौ का उच्चारण करते हैं तो होता क्या है, जो हमारी जीभ उच्चारण करते हैं तो जीभ, जो हमारी जीभ होती है, जीभ की नोक ऊपर के दांतों के पास जाती है। तो हमारी जो जीभ होती है, ये जो दांत है इनको टच करती है, पीछे से इन दांतों को टच करती है, मतलब दांतों के पास तक का जाती है।
ये जो दांत है, दांत के अंदर से ऊपर तक का यहाँ दांतों के हिस्से को टच करती है जब हम सपेरे वाले सौ का उच्चारण करते हैं तब। ओके, इस कारण इसे दंत सौ भी कहा जाता है। किसको? सपेरे वाले सौ को। ओके, तो सपेरे वाले सौ को क्या? दंत सौ भी कहा जाता है। ओके, तो सपेरे वाले सौ को दंत सौ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जीभ होती है वो ये आगे के दांत जो होते हैं इसके पीछे जो हिस्सा होता है वो पीछे वाले दांत के पीछे वाले हिस्से को छूती है, टच करती है, वहां तक का जाती है। ठीक है, तो जीभ की जो नोक होती है ऊपर के जो दांत होते हैं आगे के, उसके पीछे जो दांतों के पास तक का जाती है हमारी जीभ होती है वो। कहने का मतलब है जब हम सपेरे वाले सौ का उच्चारण करते हैं, जब हम सपेरे वाले सौ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है, जीभ आगे के जो दांत होते हैं उनके पीछे वाले हिस्से के को टच करती है, दांत को टच करती है, दांत के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको टच करती है, यानी उस दांत के पीछे वाले हिस्से तक का जाती है। हमारी जीभ की जो नोक होती है वो दांत के पीछे वाले हिस्से तक का जाती है, जिससे जब भी हम सपेरे वाले सौ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ यहाँ टच करती है। ओके, तो इससे हमें पता लगता है जब हमारी जीभ यहाँ पे जाती है यानी आगे के दांत के पीछे वाले हिस्से को टच करती है, यहाँ तक का जाती है जीभ की नोक, तो जब उस समय हमारा जो उच्चारण होगा वो हमारा क्या होगा? सपेरे वाले सौ का उच्चारण होगा। ठीक है, तो उच्चारण कर लेते हैं। जैसे सूर्य, देखो हमारी जीभ क्या कर रही है? जो दांत है दांत के हिस्से को यहाँ टच कर रही है। कहाँ पे? ये देखिए, ये यहाँ पे टच कर रही है। ओके, इस हिस्से को टच कर रही है पीछे से। ओके, तो इसके उच्चारण में सपेरे वाले जो सौ होता है उसके उच्चारण में इस प्रकार से आता है। ओके, जैसे सत्य, सत्य, समय, है ना, संसार, तो हमारे जो आगे वाले दांत हैं उनके पीछे वाले हिस्से को हमारी जो जीभ है वो टच कर रही है, तो यही क्या है? सपेरे वाले सौ का उच्चारण है। इससे हमें पता लगता है कि जब हमारी जो जीभ है आगे वाले दांतों के पीछे वाले हिस्से को टच करे तो इसका मतलब है कि वो क्या है? सपेरे वाला सौ का उच्चारण है। ओके, तो इसमें हमने सीखा कि जब हमारी जो जीभ होती है तालों को छूती है, यानी दांतों के पीछे जो ताल होते हैं उनको छूती है, उनके पास तक का जाती है जब हमारी जीभ की नोक, तो वो होता है हमारा याला सलजम वाला सा होता है, उसका उच्चारण होता है। और जब हमारी जीभ मुड़कर पीछे जो तालों से पीछे वाला हिस्सा होता है, ऊपर का तालों से पीछे वाला हिस्सा होता है तो जीभ हमारी मुड़कर, जीभ की जो नोक होती है मुड़कर जो तालों के पीछे वाले हिस्से को छूती है, उस समय जो उच्चारण होता है तो हमारा षटकोण वाले सौ का उच्चारण होता है, यानी मूर्धन्य सौ का उच्चारण होता है उस समय। ओके, और इसके साथ ही बात करें तो जब हमारी जीभ जो होती है, जीभ की नोक आगे वाले दांतों के पीछे वाले हिस्से को छूती है, वहां तक का जाती है, तो उस समय जो सौ का उच्चारण होगा वो होगा सपेरे वाले सौ का उच्चारण। ओके, तो ये मैंने बताया आपको तीनों सौ में अंतर, तीनों सौ का उच्चारण कैसे करते हैं, क्या अंतर होता है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।